नमस्कार, सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हृदयपूर्वक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सुप्रभातम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना यह अंक। हमारा यह सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें प्राचीन तथ्यों के साथ साथ आधुनिक तत्वों का समावेश भी दिखाई देता है। ऐसी जानकारियां हमें देखने व समझने को मिलती हैं, जिससे हम भूत भविष्य के साथ साथ भविष्य का भी सही आकलन करने हेतु प्रवृत्त हो पाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा हो या संस्कृत भाषा शिक्षण, योग हो या स्वास्थ्य की बात, सभी प्रभाग अपने आप में सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। इन्हीं प्रभागों में हम आपको दिखाते हैं सुभाषित और साथ ही कराते हैं पंचांग से रूबरू। कार्यक्रम प्रस्तुति के इसी क्रम में आरंभ करते हैं आज के पंचांग से और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, सोमवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। भारतीय ज्ञान को कवियों ने, रचनाकारों ने बड़ी सुंदरता से गेयात्मक छंदों में निबद्ध कर संजोया है, गूढ़ विषयों को सहजता से प्रस्तुत किया है। आज का सुभाषित भी ऐसे ही जीवन के मार्ग से जुड़ी जानकारी दे रहा है। आइए क्या है सुभाषित का सार जानने के लिए देख लेते हैं यह सुभाषित। द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं मुनीश्वर योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्। चित्त की चंचलता को नष्ट करने के दो प्रमुख मार्ग हैं, योग और ज्ञान। जहाँ ज्ञान वस्तु के तत्व को यथार्थ रूप में देखना है, वहीं योग चित्त की वृत्तियों का शमन करना है। There are two main ways to destroy the restlessness of the mind, yoga and knowledge. Where knowledge is to seek the essence of the object in its true form, yoga is to suppress the instincts of the mind. तो सुभाषित के माध्यम से योग और ज्ञान मार्ग को जानने के बाद अब चलते हैं ज्ञान मार्ग की ओर, जहां भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाग में आज महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व की कथा वस्तु को जानेंगे, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध के पहले 10 दिनों की स्थिति का वर्णन है। धर्म युद्ध क्यों और कब लड़ा जाना चाहिए, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इत्यादि का विस्तार से वर्णन भीष्म पर्व में मिलता है। आइए जानने के लिए देखते हैं लता वशिष्ठ की यह विशेष रिपोर्ट। महाभारत का छठा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में 5 उपपर्व तथा प्रायः 6100 श्लोक हैं। भीष्म पर्व का विभाजन 122 अध्यायों में हुआ है। भीष्म पर्व के कुछ भाग में महाभारत के युद्ध की भूमिका का वर्णन है और शेष भाग में भीष्म के सेनापति रहते हुए 10 दिनों तक चले महाभारत युद्ध का वर्णन है। महाभारत
महाभारत युद्ध से पूर्व कौरव पांडवों का रणभूमि में एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होना, युद्ध के लिए पांचजन्य और देवदत्त आदि शंखों की ध्वनि गर्जना तथा धर्म युद्ध हेतु नियम निर्धारण आदि का समस्त विवरण भीष्म पर्व में ही उल्लिखित है। निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात् प्रीतिर्नः परस्परं यथा परम यथा योगम न च स्यात् कस्यचित् पुनः। धर्म युद्ध हेतु बनाए हुए नियमों के अनुसार चालू युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहना चाहिए। उस समय पुनः किसी का किसी के साथ भी शत्रुतापूर्ण अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय द्वारा भूमि के गुणों का वर्णन भी भीष्म पर्व में ही देखने को मिलता है। द्विविधानि ह भूतानि चराणि स्थावराणि च त्रसानां त्रिविधा योनिरण्डस्वेद जरायुजाः। अर्थात इस पृथ्वी पर दो तरह के प्राणी उपलब्ध होते हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणियों की उत्पत्ति के 3 स्थान हैं, अंडज, स्वेदज और जरायुज। त्रसानां खलु सर्वेषां श्रेष्ठा राजन जरायुजाः, जरायुजानां प्रवरा मानवाः पशवश्च ये। अर्थात संपूर्ण जंगम जीवों में जरायुज श्रेष्ठ माने गए हैं। जरायुजों में भी मनुष्य और पशु उत्तम हैं। भूमौ च जायते सर्वं भूमौ सर्वं विनश्यति भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम। अर्थात सब कुछ इस भूमि पर ही उत्पन्न होता है और भूमि में ही विलीन होता है। भूमि ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है। इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी उपदेश इस पर्व में वर्णित हैं। इसके पश्चात धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय द्वारा पंच महाभूतों का सुदर्शन द्वीप का संक्षिप्त वर्णन भी भीष्म पर्व में ही किया गया है। पंच महाभूतों का वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, भूमिरापस तथा वायुरग्निराकाशमेव च गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां भूमि प्रधानतः। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि ये पंच महाभूत हैं। आकाश से लेकर भूमि तक जो पंच महाभूतों का क्रम है, उसमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतों में एक एक गुण अधिक होते हैं। इन सब भूतों में भूमि की प्रधानता है। शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पंचमः भूमेरेते गुणाः प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्त्ववेदिभिः। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों को तत्ववेत्ता महर्षियों ने पृथ्वी का गुण बताया है। महाभारत का भीष्म पर्व यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है विजय वहीं सुनिश्चित है, आदि नीति युक्त बातें भारतीय ज्ञान परंपरा को सुदृढ़ करती हैं। महाभारत युद्ध के वर्णन से पूर्व भीष्म पर्व में भारत की पर्वत, नदियों आदि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सुप्रभातम और भारतीय ज्ञान परंपरा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में भीष्म पर्व की संक्षिप्त कथा वस्तु जानने के बाद चलते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना माता पिता को अक्सर परेशान करता है, लेकिन बच्चे की एकाग्रता में कमी, पढ़ने में ध्यान न लगना, चीज़ें भूलना या अधिक चंचल होना बच्चे में व्यावहारिक समस्या का लक्षण हो सकता है। इसकी पहचान जरूरी है। इसी विषय को और विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD एक ऐसी समस्या है जिससे बच्चों का व्यवहार प्रभावित होता है। ADHD के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं और अतिरंजित हो सकते हैं। ऐसा होने पर बच्चों के वातावरण यानी घर और स्कूल में समस्या उत्पन्न हो सकती है।
जो टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाने से पहले ये सारे ही चंचल होते हैं, उठल पुठल कर रहे होते हैं, लेकिन ये जनरली हम डायग्नोज करते हैं 6-7 साल की उम्र के बाद, जिसके अंदर जो बच्चे को अटेंशन डेफिसिट मतलब वो अटेंशन किसी चीज़ में दे नहीं रहा, हाइपर एक्टिविटी मतलब ज़्यादा उसकी ज़्यादा चंचलता है, ये होता है अगर ये हमारे बच्चे के क्या है एनवायरनमेंट। 3 प्रकार के एनवायरनमेंट है, घर में है, स्कूल में है और घर और स्कूल के बाहर आसपास के पड़ोसी में और खेलने के एनवायरनमेंट है। अगर 2 एनवायरनमेंट में हो रहा है और ये लक्षण कुछ महीनों तक चल रहे हैं, 6 महीने से ऊपर, तभी हम उसके ऊपर कंसर्न करके हमारे को एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो बच्चे को देख के उसके बाद साइकोलॉजिस्ट को भी अगर दिखाना है तो दिखाते हैं। ADHD का कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारक इसके खतरे को बढ़ाते हैं। आनुवंशिक कारक, न्यूरोट्रांसमीटर यानी मस्तिष्क के भीतर तंत्रिका आवेदों को प्रेषित करने वाले पदार्थों की असामान्यताएं, जन्म के समय वजन कम होना, सिर में चोट लगना, मस्तिष्क में संक्रमण, आयरन की कमी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, लेड एक्सपोजर, गर्भावस्था के दौरान शराब या तंबाकू का सेवन करना, बचपन के दौरान हुई कोई दर्दनाक घटना, हिंसा, गलत व्यवहार या उपेक्षा, इन सभी से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो DSM-5 को फुलफिल करना होता है और उसके बाद कॉर्नर्स के ऊपर स्कोरिंग करते हैं और वो कॉर्नर्स में हम क्वेश्चनर पेरेंट्स से पूछते हैं और कुछ क्वेश्चनर टीचर को भरवाने के लिए देते हैं। उसके बाद हमने एम्स में भी DSM-5 के जो है क्राइटेरिया उसका बनाया है, जो कि एक मोबाइल ऐप में है, जो है पी न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक, PEDP, न्यूरो मीन्स न्यूरो ब्रेन, एम्स डायग्नोस्टिक्स, और वो पेरेंट्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए है, जिससे वो डायग्नोज कर सकते हैं, बच्चे की उम्र डालते हैं, सवाल आते जाते हैं और अपने आप वो बताएगा ऐप कि उसको ADHD है कि नहीं। अक्सर माता पिता इस समस्या के लक्षणों को बच्चे की लापरवाही या शैतानी समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ सकती है और बच्चे को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। आवश्यक है कि इन लक्षणों को पहचाना जाए, जिससे जल्द से जल्द बिहेवियर थेरेपी या अन्य विकल्पों द्वारा इलाज शुरू किया जा सके। ADHD का इलाज लक्षणों, आवृत्ति और गंभीरता पर निर्भर करता है। सही इलाज द्वारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से प्रभावित बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। मोस्टली जो है ADHD जब होता है तो मोस्टली उनको काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी से कंट्रोल में आ पाता है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैंने आपको बताया था 2 या 2 से ज़्यादा सराउंडिंग्स में अगर हो, कई बार क्या होता है माँ ज़्यादा झिड़क रही है तो माँ के पास ही वो हाइपर एक्टिव है, बाकी जगह सही है, कई बार टीचर से उसकी प्रॉब्लम है तो स्कूल में है, तो यानी 2 एनवायरनमेंट से ज़्यादा में है तभी है। और मोस्टली ये बिहेवियर इंटरवेंशन से सही होता है। जब नहीं हो पाता तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कुछ टाइम के लिए दी जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना है, ओवर द काउंटर कोई आप लोग दवाइयों को ट्राई नहीं करना है। बच्चे में एकाग्रता की कमी, अधिक गुस्सा आना या अधिक चंचलता होने पर इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, बल्कि एक विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि ये बच्चे में व्यवहारिक समस्या का लक्षण हो सकता है। इस समस्या की सही पहचान और इलाज करने से बच्चे का जीवन सरल बन सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। सुप्रभातम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब योग की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। तब तक आप कहीं न जाइए, देखते रहिए DD न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी
होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। विराम के बाद पुनः आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत। हम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इस प्रसिद्ध संस्कृत की सूक्ति की महत्ता को समझते हुए योग के कई आसनों के बारे में अपनी प्रस्तुतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आज अपने योग प्रभाग में हम जान लेते हैं योग की उन क्रियाओं के बारे में जिनसे हमारी कलाइयां दुरुस्त रह सकती हैं। नमस्ते, मैं संगीता जैन। जब कहा गया वजन कम करना है तो कुछ खेला करो, छोटा बेटा बीच में ही बोल पड़ा, मम्मी तो दिन भर खेलती है मोबाइल पर वीडियो गेम। हमारा भी यही हाल है। कुछ खरीदी करना हो, किसी से मिलना हो या कुछ ऑर्डर करना हो, कुछ जानना हो, सब कुछ वजनदार स्मार्ट मोबाइल फोन पर, या बहुत देर लंबी टाइपिंग करी हो या स्कूटर चलाया हो। आधुनिक जीवन शैली में कलाई का दर्द बहुत बढ़ रहा है। जानते हैं कुछ सहज भाव आसन जो हमारे इस दर्द को कम करने में मदद करते हैं। सबसे पहले सीधे बैठेंगे, दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे, उंगलियों को अच्छे से तानिए और मुट्ठी बनाइए। इस तरह 5 बार करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। धीरे से पलटकर स्ट्रेच करेंगे और ऊपर से पलटकर स्ट्रेच करेंगे। कलाई को बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है। हाथों को सामने अच्छे से खोलेंगे और थोड़ा सा पीछे बैंड करेंगे। पलटे और बैंड करें। हथेली को नीचे गिराएं और बैंड करें। यही दूसरे हाथ से भी करिएगा। इस तरह के छोटे छोटे मूवमेंट करने से हमारी छोटी छोटी मसल्स और वेन्स एक्टिवेट होती है, उनमें लचीलापन बढ़ता है, तो दर्द कम होता है। अब हम देखेंगे कुछ आसन जो हमारे कलाई के दर्द को ठीक करेंगे। पहला हम देख रहे हैं कैट काउ। इसमें हम अपने हाथों के सहारे और पैरों के सहारे एक एक्शन लेते हैं कैट का। श्वास लेते हुए एक आर्च बनाते हैं और श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। इसमें चूंकि हमारा सारा वजन कलाई पर रहता है, तो कलाई की मसल स्ट्रेंथन होती है और कलाई का दर्द कम होता है। आगे आसन है वो हम खड़े होकर करने वाले हैं। पैरों में थोड़ी सी दूरी। श्वास लेते हुए हाथ जब ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी से दूर होने से मसल की टेंशन हटेगी, सूजन हटेगी। और जब टर्न करके रुकेंगे तो हमारे मसल, हमारी रिस्ट स्ट्रेंथन होगी। श्वास छोड़कर जब हम धीरे धीरे नीचे आएंगे तो ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आएगा, ऑक्सीजन अधिक मिलेगी और कलाई का दर्द ठीक होगा। यही क्रिया दूसरी तरफ भी दोहराइएगा। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरुमा डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। जब हमें दर्द होता है, कहीं भी दर्द होता है, जैसे कलाई में दर्द है, तो कहीं न कहीं हमने उसको सही ढंग से वापरा नहीं। हम कोई चीज को उठाने में उस पर ज्यादा जोर देते हैं, दूसरी मसल का उपयोग नहीं करते। हम टाइपिंग वगैरह करते हैं तो एंगल कुछ टेढ़ा मेढ़ा रखते हैं कलाई का, तो वहाँ पुल रहता है। ये जागरूकता बढ़ाना कि किस चीज से कलाई को प्रेशर बढ़ता है और वहाँ दर्द शुरू होता है, ये हमें ही ढूंढना है। कोई दर्द ऐसे ही नहीं आ जाता। जब दर्द आता है तो उस एरिया का ध्यान देना जरूरी है कि क्या करने से वहाँ दर्द आया। जरा आइस पैक रखिए 15-20 मिनट के लिए जब दर्द हो, और उस भाग को थोड़ा आराम दे, वहाँ गर्मी दे। कुछ न कुछ पट्टा लपेट ले, कलाई का पट्टा आता है जिससे वो भाग गर्म रहे, तो वो हील होगा। कोशिश यही है कि वहाँ ध्यान जाना चाहिए क्योंकि वहाँ दर्द है और कुछ न कुछ करना चाहिए। एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, कलाई की बहुत फायदा करेगी। नमस्कार। शिक्षण एक सतत चलने वाली क्रिया है जिसका साथ पाकर मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है।
आइए आज की संस्कृत पाठशाला में जान लेते हैं उच्चारण के शिक्षण का एक विशेष तत्व, जिसे जानकर हम और आप भाषा के प्रयोग में, विशेष रूप से संस्कृत भाषा के प्रयोग में हो सकते हैं और भी अधिक दक्ष। तो इसके लिए चलते हैं आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमः संस्कृत प्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः संस्कृत पाठशालायाः अद्यतन कक्षायां स्वागतमस्तु। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की पाठशाला में एक और अक्षर के बारे में जान लेते हैं, जिसके उच्चारण और लेखन में असावधानीवश संस्कृत में हम अशुद्धि कर जाते हैं, और वह अक्षर है ढ, जिसका अशुद्ध उच्चारण और लेखन हमसे यानी संस्कृत के ज्ञाताओं और प्रयोक्ताओं से भी कभी कभी हो जाया करता है। पर हमें सर्वथा शुद्ध उच्चारण या वाचन और लेखन पर ध्यान केंद्रित रखना होता है। तो आइए जान लेते हैं कुछ शब्दों को जहां ढ इस अक्षर का प्रयोग हम देखते हैं, ताकि उन प्रयोगों में होने वाली अशुद्धियों या गलतियों से रख सकें हम स्वयं को दूर। हम सभी एक शब्द विशेष का प्रयोग करते हैं, वह शब्द है दृढ़, जिसका विशेषण के रूप में तो हम खूब प्रयोग किया करते हैं, जैसे दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ कथन। पर हम अक्सर कहते हैं दृढ़, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ कथन आदि आदि। यानी हम ढ इस अक्षर का उच्चारण ढ़ इस रूप में किया करते हैं, और संस्कृत के संस्कृतत्व पर यानी जो लिखा है वही पढ़ा जाना चाहिए, इस सिद्धांत का हम अनुपालन नहीं कर पाते, क्योंकि हम हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं के उच्चारण व लेखन का कर लेते हैं अनुकरण। और हमें यह जान लेना चाहिए कि दृढ़ यह शब्द मूलतः संस्कृत शब्द ही है, अतः इसका उच्चारण दृढ़ न होकर दृढ़ इस रूप में ही किया जाना चाहिए। ऐसे ही शब्द है रूढ़ या आरूढ़, जिसे हम बोल और लिख जाया करते हैं रूढ़ और आरूढ़ के रूप में। आइए कुछ और उदाहरणों पर कर लेते हैं दृष्टिपात और जान लेते हैं कि हम कैसे अशुद्ध उच्चारण व लेखन उन शब्दों का भी कर जाया करते हैं। कुछ शब्द हैं मूढ़, विमूढ़ और किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्थात क्या करें क्या न करें इस विषय पर जब बुद्धि काम न करे, ऐसी दशा वाला मनुष्य। तो हम इन शब्दों के उच्चारण व लेखन इस तरह किया करते हैं, मूढ़, विमूढ़ और किंग कर्तव्य विमूढ़। ऐसा ही एक और शब्द है संस्कृत की दृष्टि से विशेष, ऊढ़ अर्थात जिस लड़के का विवाह हो चुका हो। इसके उच्चारण में भी इसी ढ को ढ़ बोलने और लिखने की दुष्प्रवृत्ति हमें दिख जाती है, यानी ऊढ़ कहना हो तो हम बोल और लिख जाते हैं ऊढ़। और तो हमने जाना कि ऊढ़ इस शब्द का प्रयोग हमें नहीं है करना, क्योंकि यह है अशुद्ध। ऐसे ही एक शब्द है ऊढ़ा अर्थात जिस लड़की का विवाह हो चुका हो, तो इस शब्द का उच्चारण भी ऊढ़ा नहीं करना है, यह रखें हम विशेष रूप से ध्यान। तो संस्कृत की कक्षा में, संस्कृत उच्चारण की कक्षा में आज के लिए इतना ही। हम अगले दिन पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष किसी और विषय को लेकर। तावत् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः मां पुनरागमनाय। नमो नमः। तो सुप्रभातम कार्यक्रम में आज यहीं ले लेते हैं विराम। कल पुनः इन प्रभागों में नए विषयों को लेकर होंगे उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरी टीम को दीजिए अनुमति। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।